हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। और इस एनसीईआरटी क्लास 11 फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के लास्ट चैप्टर में हम लोग पहुंच चुके हैं, चैप्टर 16 में। तो इस चैप्टर को जल्दी से हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं इस चैप्टर के साथ, इस कोर्स के साथ आपके सामने आखिरी बार लाइव हूँ। अगली बार मैं नई कोई बुक स्टार्ट करूँगा, बहुत जल्द कोई बुक स्टार्ट करूँगा, मोस्ट प्रोबेबली क्लास 11th की वो फंडामेंटल्स जो इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट है उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। और पहले अपनी जो फिजिकल ज्योग्राफी हमने स्टार्ट की है उसी को, कंसेप्ट्स को समझते हुए इंडिया की फिजिकल एनवायरनमेंट की जो बुक है उसको कवर कर लेंगे। उसके बाद 11th और जो 12th की बाकी बुक्स हैं, 2 बुक्स, उनको भी हम जल्दी से इस ज्योग्राफी के कोर्स में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर है चैप्टर 16। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए सो दैट कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और ध्यान रखिएगा, कल के दिन होली का त्यौहार है, अच्छे से होली मनाइएगा, अपना सेहत का, अपने साथ वालों का, सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, सावधानीपूर्वक होली मनाइएगा। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। दैट इज द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, एनसीईआरटी 11th फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, और चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो बहुत ही आसान एक चैप्टर है, जल्दी से इसकी रीडिंग ले लेते हैं और जो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है उसको समझ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर लिखा गया है कि यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, particularly withering and the depth of withering mantle in different climatic zones। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ये दिया भी गया है कि फिगर 6.2 में चैप्टर 6 के आप इस चीज को रिकैपिचुलेट करने के लिए या रिवाइज करने के लिए वापस जाके एक बार देख सकते हैं। एंड यू शुड नो that this withering mantle is the basis for the diversity of vegetation and hence the biodiversity। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि कितना ज्यादा डाइवर्स है। डाइवर्स मतलब कितनी ज्यादा वैरायटी है। ठीक है, तो अगर वेजिटेशन की वैरायटी ज्यादा होगी तो आप कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, और लाइफ की डाइवर्सिटी का मतलब है कि वो एनिमल्स की भी डाइवर्सिटी हो सकती है, एनिमल की वेरिएशंस भी हो सकती हैं, वैरायटीज हो सकती हैं, और प्लांट्स की भी हो सकती है। तो इन्हीं दोनों को मिला के, यानी कि बायो मींस लाइफ की जो वेरिएशंस है, जो वैरायटीज हैं, उन्हीं से वर्ड बना है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, द बेसिक कॉज फॉर सच वेदरिंग वेरिएशंस and resultant biodiversity is the input of solar energy and water। जो सोलर एनर्जी जो मेजर सोर्स है, जो एक क्रिटिकल सोर्स है हम सभी के लिए एज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वो उसका इनपुट और वाटर जो है वो एक मेन कॉज है। ठीक है, नो वंडर दैट द एरियाज दैट आर रिच इन दीज इनपुट्स आर द एरियाज ऑफ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो जिन एरियाज में आपका सनलाइट ज्यादा है, सोलर एनर्जी ज्यादा है और आपका वाटर ज्यादा है, वहां पर जो बायोडाइवर्सिटी होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए, बायोडाइवर्सिटी इज अ सिस्टम इन कांस्टेंट इवोल्यूशन। जो बायोडाइवर्सिटी है वो लगातार चेंज हो रही है, इवॉल्व हो रही है फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्पीशीज एज वेल एज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। यानी कि अगर हम उसको स्पीशीज लेवल पर देखें तो स्पीशीज के लेवल पर भी वो कॉन्स्टेंटली वेरी कर रही है, इवॉल्व कर रही है, और अगर इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स के लेवल पर देखें तो भी वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रही है। The average half-life of a species is estimated at between 1 and 4 million years। ठीक है, किसी भी स्पीशीज की अगर हम बात करते हैं तो उसकी जो एस्टिमेटेड हाफ लाइफ है वो 1 से लेकर 4 मिलियन ईयर्स तक है। एंड 99% ऑफ द स्पीशीज दैट हैव एवर लिव्ड ऑन द अर्थ आर टुडे एक्सटिंक्ट। तो जो कुछ वैरायटीज थी, जो कुछ आपके स्पीशीज थे जो यहां पर पहले रहा करते थे, वो आज की डेट में क्या हो चुके हैं? एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, या कह सकते हैं विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी इज नॉट फाउंड इवनली ऑन द अर्थ। तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो काफी ज्यादा है, वो कुछ एरियाज में ज्यादा है अर्थ के, कुछ एरियाज में कम है। सारे के सारे एरियाज में जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, इट इज कंसिस्टेंटली रिचर इन द ट्रॉपिक्स। जो ट्रॉपिकल रीजन है वहां पर ज्यादा है। ठीक है, as one approaches the polar regions one finds larger and larger populations of fewer and fewer species। यानी कि जो वेरिएशन है, जो वैरायटी है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी का मतलब मैंने आपको जैसे बताया वैरायटी। तो अगर आप जैसे जैसे ट्रॉपिक्स जैसे जैसे आप ट्रॉपिक से इक्वेटर की तरफ को बढ़ते जाएंगे, पोल की तरफ को बढ़ते जाएंगे, तो वहां पर क्या होगा कि जो स्पीशीज की वैरायटी है वो कम हो जाएगी। पॉपुलेशन ज्यादा हो सकती है, सिर्फ आपको एक प्रजाति के या एक प्रकार के जानवर या एक प्रकार के पेड़ पौधे दिखाई देंगे, भले ही उनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। ठीक है, तो पॉपुलेशन ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि वो उनकी डाइवर्सिटी ज्यादा है। इस चीज को बड़े अच्छे से समझ के चलिएगा। पॉपुलेशन आपका नंबर है और बायोडाइवर्सिटी या डाइवर्सिटी का मतलब है कि कितनी ज्यादा वैरायटीज पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
बायोडाइवर्सिटी इटसेल्फ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। ये मैं आपको बता चुका हूं। इन सिंपल टर्म्स, ऑर्गेनिजम्स फाउंड विद इन अ स्पेसिफाइड ज्योग्राफिक रीजन, ठीक है, इट रेफर्स टू द वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वही मैंने आपको बताया, जिन जिन में भी लाइफ होती है सबको कंसिडर करेंगे। द जीन्स दे कंटेन एंड द इकोसिस्टम्स दे फॉर्म। It relates to the variability among living organisms on the earth, including the variability within and between the species and that within and between the ecosystem। तो इनके बीच में किस तरीके का वेरिएशन है, वेरिएबिलिटी है, उस सबको हम इसमें इंक्लूड करेंगे। बायोडाइवर्सिटी इज अवर लिविंग वेल्थ। तो बायोडाइवर्सिटी होना अच्छी बात है, वेराइटीज होना अच्छी बात है, ये हमारा एक लिविंग वेल्थ है, ठीक है, वेल्थ है और ये लिविंग है, क्योंकि बायो है तो इसलिए लिविंग है, इसलिए ये बन जाती है एक लिविंग वेल्थ। It is a result of hundreds of millions of years of evolutionary history। तो जैसा आपको बताया कि कॉन्स्टेंटली ये चीजें इवॉल्व हो रही हैं, तो ये एक इतने सालों की, बहुत सारे मिलियन और हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स का जो इवोल्यूशनरी हुआ है, उसकी वजह से ये हमारे पास एक उसका रिजल्ट है, ठीक है। अब बायोडाइवर्सिटी जो है उसको हम 3 स्टेजेस में या 3 लेवल्स में डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज योर जेनेटिक डाइवर्सिटी, सेकंड वन इज स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड थर्ड वन इज योर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो आइए देखते हैं इनको करके क्या है ये। सबसे पहले स्टार्टिंग विद द जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक आप वर्ड से ही समझ सकते हैं, जेनेटिक जो वर्ड है वो निकला है जीन से, ठीक है। अब आपको पता है जीन्स क्या होते हैं। जीन्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वेरियस लाइफ फॉर्म्स। जितने भी लाइफ फॉर्म्स होते हैं, जीन उनका एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वेरिएशन ऑफ जीन्स विद इन स्पीशीज। तो स्पीशीज सेम है, ठीक है। अभी हम देखते हैं स्पीशीज क्या होते हैं, उनके अंदर जो जीन्स है उसमें अगर वेराइटीज है, उसमें अगर वेरिएशंस है, तो दैट विल बी द जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स हैविंग सर्टेन सिमिलैरिटीज इन देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड स्पीशीज, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, जेनेटिकली बिलोंग टू द होमो सैपियंस ग्रुप एंड ऑल्सो डिफर इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हाइट, कलर, फिजिकल अपीयरेंस एक्सेट्रा कंसिडरेबली। तो दिस इज ड्यू टू जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है, कि स्पीशीज सेम है। जैसे ह्यूमन बींग्स इसमें लिखा गया है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया है कि ह्यूमन बींग्स जो है वो होमो सैपियंस कैटेगरी को या होमो सैपियंस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, लेकिन सिमिलैरिटीज तो है कि सारे के सारे जो ह्यूमंस हैं उनका सिमिलरिटी है, ठीक है। उनके पास एक नाक होती है, 2 आंखें होती हैं, 2 कान होते हैं, 2 हाथ होते हैं, लेकिन उनका जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो उनकी हाइट है, जो उनका कलर है, वो सबका सेम नहीं होता, ठीक है। और वो सबका सेम क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके जीन्स में वेरिएशंस होते हैं, वेराइटीज होती हैं, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है, कि डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल या फिर जीन्स के लेवल पर, ठीक। दिस इज ड्यू टू जेनेटिक डाइवर्सिटी। This genetic diversity is essential for a healthy breeding of population of species। और ये जो genetic diversity है ये होना अच्छी बात है, क्योंकि ये healthy breeding के लिए जरूरी है, ठीक है, कि population of species जो है अगर उनकी आपस में breeding होगी और उसमें से new ones जो है, जो आपके offsprings हैं वो उसमें से आएंगे, उसमें से offsprings जन्म लेंगे, तो उनके लिए ये जो healthy breeding के लिए ये genetic diversity होना जरूरी है, ये अच्छी बात है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दूसरे टाइप की जो डाइवर्सिटी है, दैट इज योर स्पीशीज डाइवर्सिटी। दिस रेफर्स टू द डाइवर्सिटी एट द स्पीशीज लेवल, या आप कह सकते हैं वैरायटी ऑफ स्पीशीज। इट रिलेट्स टू द नंबर ऑफ स्पीशीज इन अ डिफाइंड एरिया। द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज कैन बी मेजर्ड थ्रू इट्स रिचनेस, अबंडेंस एंड टाइप्स, and some areas are more rich in species than others, and areas rich in species diversity are called hot spots of diversity, ठीक है, जहां पर स्पीशीज ज्यादा है। अब ये डाइवर्सिटी एट द स्पीशीज लेवल है कि आप मान लीजिए कहीं पर ह्यूमन बींग्स भी हैं, कहीं पर एनिमल्स हैं, और एनिमल्स में भी डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, ठीक है। एनिमल्स भी सारे के सारे एक स्पीशीज नहीं होते, कैट्स हैं, डॉग्स हैं, आपके रैबिट्स हैं, कैमल्स हैं, हॉर्सेस हैं, बहुत सारे टाइप के एनिमल्स हैं, तो वो सारी की सारी स्पीशीज अलग अलग हैं। तो जिस एरिया में, जिस रीजन में जितनी ज्यादा स्पीशीज होंगी, प्लांट्स की जितनी ज्यादा स्पीशीज होंगी, एनिमल्स की जितनी ज्यादा स्पीशीज होंगी, वो जो एरिया है वहां पर आप कह सकते हैं कि स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा है, एंड दैट इज द मोर डाइवर्स एरिया, ठीक है। और उसी जहां स्पीशीज जो रिचनेस ऑफ द डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा होती है, उसी एरिया को बोला जाता है हॉट स्पॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है। इसको अभी हम आगे डायग्राम में देखेंगे जो ये फिगर दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं हम अबाउट द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी एट द इकोसिस्टम लेवल, ये क्या होती है?
यू हैव स्टडीड अबाउट द इकोसिस्टम इन द अर्लियर चैप्टर। पिछले चैप्टर में हम इकोसिस्टम को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो मिस कर दिया है, मिस हो गया है किसी कारणवश, कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। पीछे जाइए, प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को रेफर कर लीजिए। उसमें 2 पार्ट है, इकोसिस्टम वगैरह जो भी है, बायोकेमिकल साइकिल के बारे में भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। वहां पर जाके आप उन चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे इसमें दिया गया है कि द ब्रॉड डिफरेंसेस बिटवीन इकोसिस्टम टाइप्स एंड द डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट्स एंड इकोलॉजिकल प्रोसेसेस अकरिंग विद इन ईच इकोसिस्टम टाइप कंस्टिट्यूट द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ठीक है, जो इनके बीच का डिफरेंस है बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स और जो डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट्स एंड इकोलॉजिकल प्रोसेसेस है, उसी को मिला के क्या बनता है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ठीक है, द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज यानी कि एसोसिएशन ऑफ स्पीशीज एंड इकोसिस्टम्स आर नॉट वेरी रिजिडली डिफाइंड। जो बाउंड्रीज है वो बहुत ज्यादा रिजिडली डिफाइंड नहीं है। दस द डिमार्केशन ऑफ इकोसिस्टम बाउंड्रीज इज डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम फटाफट से कि इंपॉर्टेंस क्या है। हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में इतनी बात तो कर रहे हैं, पर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, इंपॉर्टेंस जो है, बायोडाइवर्सिटी हैज कंट्रीब्यूटेड इन मेनी वेज टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर। ह्यूमन कल्चर के डेवलपमेंट में इसका बहुत बड़ा रोल है। एंड इन टर्न ह्यूमन कम्युनिटीज हैव प्लेड अ मेजर रोल इन शेपिंग द डाइवर्सिटी ऑफ नेचर एट द जेनेटिक, स्पीशीज एंड इकोलॉजिकल लेवल्स। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग को भी इसने कंट्रीब्यूट किया है और ह्यूमन बीइंग ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया है। तो दोनों का आपस में आप कह सकते हैं कि एक दूसरे पे कंट्रीब्यूशन रहा है। तो डाइवर्सिटी जो है वो फॉलोइंग रोल्स प्ले करती है, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक। तो तीनों ही लेवल पे, यानी कि इकोलॉजी के लेवल पे भी कंट्रीब्यूशन रहा है, इकोनॉमिक लेवल पे भी रहा है और साइंटिफिक लेवल पे भी रहा है। तो जल्दी से एक करके इनको देख लेते हैं क्या क्या है ये। देखिए, इकोलॉजिकल रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। स्पीशीज ऑफ मेनी काइंड्स परफॉर्म सम फंक्शन और द अदर इन एन इकोसिस्टम। तो इकोलॉजिकल रोल जो है कि आपको पता है कि जो अलग अलग तरीके के स्पीशीज होंगे वो अलग अलग तरीके का फंक्शन करेंगे। ठीक है, और नथिंग इन एन इकोसिस्टम इवॉल्व्स एंड सस्टेन्स विदाउट एनी रीजन। आपको पता है कि इकोसिस्टम में कुछ भी चीज अगर इवॉल्व हो रही है या सस्टेन कर रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। दैट मीन्स एवरी ऑर्गेनिज्म बिसाइड्स एक्सट्रैक्टिंग इन नीड्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट समथिंग ऑफ यूजफुल टू अदर ऑर्गेनिज्म। यानी कि कोई भी स्पीशीज है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपनी नीड्स को तो एक्सट्रैक्ट कर ही रहा है इकोसिस्टम से, लेकिन वो बदले में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट भी कर रहा है। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ द वे वी ह्यूमन बींग्स कंट्रीब्यूट टू द सस्टेनेंस ऑफ इकोसिस्टम। इस चीज का आप मुझे थोड़ा सा, अगर आप कोशिश करें, थोड़ा सा एक जवाब सोच के नीचे एक आध लाइन में, एक आध पॉइंट्स में आप मुझे नीचे इसका थोड़ा सा जवाब बताइएगा। ठीक है, देखिए बाकी इसमें जो दिया गया है वो ये है कि स्पीशीज क्या करते हैं। देखिए स्पीशीज किस तरीके से अपनी नीड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। स्पीशीज कैप्चर एंड स्टोर एनर्जी, produce and decompose organic materials, help to cycle water and nutrients throughout the ecosystem, fix atmospheric gases and help regulate the climate। तो ये सारे के सारे आप कह सकते हैं कि एक तरीके से वो अपनी नीड भी पूरी हो रही है और वो बदले में इकोसिस्टम को भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। These functions are important for the ecosystem function and human survival। तो दोनों के लिए ही ये जो फंक्शन है ये आपस में आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ये म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन एक दूसरे को कर रहे हैं कि हम नेचर से कुछ ले रहे हैं, इकोसिस्टम से कुछ ले रहे हैं और बदले में हम उसमें अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। The more diverse in an ecosystem, better are the chances for the species to survive through adversities and attacks and consequently is more productive। यानी कि अगर कोई इकोसिस्टम जितना ज्यादा डाइवर्स होगा, वहां पर डाइवर्सिटी जितनी ज्यादा होगी, उसके चांसेस उतने ही ज्यादा हैं वो सरवाइव कर जाएगा। अगर एडवर्स केसेस बनते हैं या अटैक्स होते हैं तो वो सरवाइव कर जाएगा और कंसिक्वेंटली वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, फिर अगर वो सरवाइव कर जाएगा अटैक्स को, एडवर्सिटीज को, तो वो उतना ही ज्यादा जो इकोसिस्टम है वो उतना ही ज्यादा प्रोडक्टिव भी होगा। ठीक है, हेंस द लॉस ऑफ स्पीशीज वुड डिक्रीज द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू मेंटेन इटसेल्फ। यानी कि अगर किसी भी स्पीशीज का लॉस हो रहा है तो वो आप एक तरीके से कह सकते हैं, अगर आप ये मान के चलें कि अगर किसी भी स्पीशीज का, मैं कहूंगा कोई प्लांट स्पीशीज है, कोई एनिमल स्पीशीज है, अगर कोई भी किसी की भी अगर संख्या कम हो रही है या वो अगर लॉस हो रही है या लॉस हो जाती है तो उससे हमें कहीं ना कहीं फर्क जरूर पड़ता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आपस में सारे के सारे स्पीशीज ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ठीक है, just like a species with a high genetic diversity, an ecosystem with high biodiversity may have a greater chance of adapting to environmental change। ठीक है, यानी कि अगर जिस तरीके से मैं बता रहा था कि जेनेटिक डाइवर्सिटी अगर स्पीशीज में ज्यादा होगी तो उनकी ब्रीडिंग अच्छी होगी,
ठीक है, ब्रीडिंग अच्छी होगी तो जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा बढ़ेगी। उसी तरीके से अगर कोई इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में अगर आप कह सकते हो कि स्पीशीज डाइवर्सिटी अगर ज्यादा है तो उसके भी चांसेस ज्यादा है सर्वाइव करने के, एडवर्सिटीज अटैक्स को सस्टेन करने के, और प्रोडक्टिविटी उसकी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, द मोर द वैरायटी ऑफ स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम, द मोर स्टेबल द इकोसिस्टम इज लाइकली टू बी। ठीक है, यानी कि जितनी ज्यादा इकोसिस्टम में आपकी कह सकते हो कि आप स्पीशीज की डाइवर्सिटी होगी, उतना ही ज्यादा वो इकोसिस्टम कैसा होगा, वो स्टेबल होगा। ठीक है, ये था अबाउट द इकोलॉजिकल रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आगे देख लेते हैं अबाउट द इकोनॉमिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का इकोनॉमिक रोल क्या है? फॉर ऑल ह्यूमंस बायोडाइवर्सिटी इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन देयर डे टू डे लाइफ। इकोलॉजी के अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है इन देयर डे टू डे लाइफ। वन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज क्रॉप डाइवर्सिटी, ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज एग्रो बायोडाइवर्सिटी। Biodiversity is seen as a reservoir of resources to be drawn upon for the manufacture of food, pharmaceutical and cosmetic products. This concept of biological resources is responsible for the deterioration of biodiversity. ठीक है, कि इन चीजों का जो मैन्युफैक्चरिंग है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का, फार्मास्यूटिकल्स का, फूड का, तो ये जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का कंसेप्ट है वो इस बायोडाइवर्सिटी के डिटोरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि आपको पता है कि कोई प्लांट है या कोई स्पीशीज ऑफ एनिमल है, उसका आप यूज कर सकते हो टू मेक दी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, टू मेक द फार्मास्यूटिकल थिंग्स, तो आप उनका एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा करोगे, और एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा करोगे तो उनकी स्पीशीज के लॉस होने के चांसेस ज्यादा है, और वहीं पर बात आएगी कि स्पीशीज डाइवर्सिटी थोड़ा सा कम हो जाएगी। ठीक है, एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो द ओरिजिन ऑफ न्यू कॉन्फ्लिक्ट्स डीलिंग विद रूल्स ऑफ डिविजन एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कमोडिटीज दैट बायोडाइवर्सिटी सप्लाइज टू ह्यूमन काइंड, जो बायोडाइवर्सिटी ह्यूमन काइंड को सप्लाई करती है वो है फूड, क्रॉप्स, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट, फिश, मेडिसिनल रिसोर्सेज एक्सेट्रा। ठीक है, बहुत आसान है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं समझने का। जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं इनटू द साइंटिफिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। साइंटिफिक रोल क्या है? देखिए, बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ईच स्पीशीज कैन गिव अस सम क्लू एज टू हाउ लाइफ इवॉल्व एंड विल कंटिन्यू टू इवॉल्व। यानी कि हर स्पीशीज जो है वो हमें एक क्लू दे सकता है, एक आइडिया दे सकता है कि लाइफ किस तरीके से अभी तक इवॉल्व होते आई है और वो आगे किस तरीके से इवॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ लाइफ फंक्शंस एंड द रोल ऑफ ईच स्पीशीज इन सस्टेनिंग इकोसिस्टम ऑफ विच वी आर ऑल्सो अ स्पीशीज। ठीक है, तो इसका भी हमें एक आइडिया यहां से मिल सकता है। दिस फैक्ट मस्ट बी ड्रॉन अपॉन एवरी वन ऑफ अस so that we live and let other species also live their lives। वही मैं बता रहा हूं कि हर स्पीशीज का एक दूसरे पे रोल होता है, एक म्यूचुअल रोल होता है। तो हम ये ना मान के चलें कि हमें अगर कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो हम किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल स्पीशीज को अगर नुकसान पहुंचाते हैं तो उससे हमारा कोई भी नुकसान नहीं है। तो इंटरकनेक्टेड सारे के सारे लोग हैं, और अगर इकोसिस्टम में या नेचर में स्पीशीज की डाइवर्सिटी अगर कम होती है तो इकोसिस्टम में या नेचर में अनस्टेबिलिटी जरूर बढ़ेगी, और उसका कहीं ना कहीं फर्क हमारे ऊपर भी जरूर पड़ेगा। ठीक है, इट इज अवर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंसिडर दैट ईच एंड एवरी स्पीशीज अलोंग विद अस हैव इंट्रिंसिक राइट टू एग्जिस्ट। यानी कि उनके पास राइट्स होने चाहिए एग्जिस्ट करने के। जरूरी नहीं है कि हम अपनी जरूरतों को लेकर, मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी प्लांट स्पीशीज या एनिमल स्पीशीज को नुकसान पहुंचाएं। ठीक है, hence it is morally wrong to voluntarily cause the extinction of any species। तो किसी भी स्पीशीज का हम इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन ना करें कि वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे आ जाए। The level of biodiversity is a good indicator of a state of our relationship with other living species। यानी कि बायोडाइवर्सिटी का लेवल अगर ज्यादा है तो हम ये समझ सकते हैं कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ ह्यूमन स्पीशीज, हम किसी भी प्लांट या एनिमल स्पीशीज को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। इसीलिए बायोडाइवर्सिटी क्या है, वो ज्यादा है। इनफैक्ट द कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मेनी ह्यूमन कल्चर। ठीक है, चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। लाइफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब हम देख लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को लॉस भी हो रहा है, और उस लॉस में क्या हो रहा है। देखिए, सिंस द लास्ट फ्यू डिकेड्स ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्योंकि ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमारी डिमांड बढ़ रही है, तो उसी वजह से हमारा जो रेट ऑफ कंजम्पशन है नेचुरल रिसोर्सेज का वो भी बढ़ रहा है। It has accelerated the loss of species and habitation in different parts of the
वर्ल्ड। तो हम अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए जो स्पीशीज़ हैं उनको हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग पर्पसेस के लिए। उनके जो हैबिटेशन है उनको भी हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपने चीज़ों के लिए, अपने रहने के लिए, अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए, अपनी नीड्स पूरी करने के लिए जगह चाहिए, तो उसके लिए हम उनका हैबिटेशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस तरीके से उनको, स्पीशीज़ को नुकसान पहुंच रहा है और एट द एंड बायोडाइवर्सिटी को हम इफेक्ट कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। Tropical regions which occupy only about 1/4 of the total area of the world contain about 3/4 of the world human population, ठीक है। जो ट्रॉपिकल एरिया है जिसका अगर आप रीजन वाइज या लैंड वाइज एरिया देखें तो वो सिर्फ 1/4 है, पूरे के पूरे टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड का 1/4 है, लेकिन उसमें 3/4 ऑफ द वर्ल्ड की ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो रहती है। अब ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज तो वहां पर होगा ही होगा, क्योंकि एरिया कम है और पॉपुलेशन ज्यादा है, तो रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, लेकिन जो डिमांड जिसकी होगी वो ज्यादा होगी, तो वहां पर एक्सप्लॉयटेशन होना लाजमी सी बात है, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड डिफॉरेस्टेशन हैव बिकम रैम्पेंट टू फुलफिल द नीड्स ऑफ लार्ज पॉपुलेशन। एज दीज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कंटेन 50% ऑफ द स्पीशीज ऑन द अर्थ, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स हैव प्रूव्ड डिजास्टर्स फॉर द एंटायर बायोस्फीयर। वही मैं बोल रहा हूं कि जिस तरीके से हम लोग अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए, चाहे वो हमारी अपनी खुद की नीड्स हो या हमारी इकोनॉमिक नीड्स हो या हमारी सोशल नीड्स हो या हमारी फिजिकल नीड्स हो, हम अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं और स्पीशीज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और हमें यह नहीं लग रहा है कि उससे कहीं ना कहीं हमें भी नुकसान हो सकता है या हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज को समझ के चलें, दूसरे स्पीशीज को जीने का पूरा हक है, उनको भी जीने दें, और आप कहीं ना कहीं ऐसा करने से आप अपना ही एक फायदा कर रहे हैं। इस चीज को समझ के चलिए आगे देख लेते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड, वॉल्केनिक इरप्शन, फॉरेस्ट फायर्स, ड्राउट्स एक्सेट्रा, cause damage to the flora and fauna of the earth, bringing the change to the biodiversity of respective affected regions, ठीक है। जो इस तरीके की नेचुरल कैलेमिटीज हैं वो भी हमारे फ्लोरा एंड फौना को डैमेज कर रही हैं, जिससे कि बायोडाइवर्सिटी में चेंज हो रहा है। कहां पर? अफेक्टेड रीजन्स में, यानी कि जहां पर अर्थक्वेक आ रहा है वहां पर, जहां पर फ्लड आ रहा है वहां पर। कुछ और टाइप से भी उनको नुकसान पहुंचता है। देखिए, जैसे पेस्टिसाइड्स का यूज हम करते हैं, अदर पॉल्यूटेंट्स का हम यूज करते हैं, जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स हैं, टॉक्सिक हैवी मेटल्स हैं, वो भी डिस्ट्रॉय करते हैं द वीक एंड सेंसिटिव स्पीशीज को, ठीक है। स्पीशीज विच आर not the natural inhabitants of the local habitat but are introduced into the system are called exotic species। यानी कि कोई भी स्पीशीज, सपोज कर लिए कोई प्लांट है, उसका कोई नेचुरल हैबिटेट है, उस नेचुरल हैबिटेट में आप कोई बाहर से लाके दूसरा प्लांट अगर उगा देते हैं तो उस प्लांट को बोला जाएगा, जो इंट्रोड्यूस्ड प्लांट है नया, उसको बोला जाएगा एक्सोटिक स्पीशीज। उस एक्सोटिक स्पीशीज के इंट्रोडक्शन से जो उस एरिया में जो नेचुरल हैबिटेट जिन प्लांट्स का है उनको भी फर्क पड़ता है, ठीक है। So there are many examples when a natural biotic community of an ecosystem suffered extensive damage because of the introduction of exotic species। ये बिल्कुल हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं। During the last few decades, पिछले कुछ दशकों में क्या हुआ है कि some animals जैसे कि टाइगर, एलिफेंट, राइनोसेरस, क्रोकोडाइल, मिंक्स एंड बर्ड्स were hunted mercilessly by poachers for their horn, tusk, hides, etc. It has resulted in the rendering of certain types of organisms as endangered category। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, मैं वही कह रहा हूं कि अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, कि इन सारी जरूरतों के लिए, हॉर्न्स के लिए, टस्क के लिए, हाइड्स के लिए, कुछ प्रकार के एनिमल्स जो हैं जैसे कि टाइगर, एलिफेंट, राइनोसेरस, इन सबको मारा जा रहा था। इसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अब एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ चुके हैं, ठीक है। चलिए इसी को आगे देखते हैं। द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जो IUCN है, उसने थ्रेटेंड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, 3 कैटेगरीज में बांटा है फॉर द पर्पस ऑफ देयर कंजर्वेशन। क्या क्या है वो जल्दी से देख लेते हैं। एंडेंजर्ड स्पीशीज, ये कौन से स्पीशीज होते हैं? विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि जो विलुप्त होने के खतरे में है। IUCN publishes information about endangered species worldwide as the रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। इसको ध्यान रखिएगा, ये नाम इंपॉर्टेंट है। एंडेंजर्ड यानी कि जो एक्सटिंक्ट होने का, जिनको डेंजर है, डर है, ठीक है। अगली कैटेगरी जो है उसमें वो है वल्नरेबल स्पीशीज। वल्नरेबल स्पीशीज वो होते हैं कि आर दोज स्पीशीज विच आर लाइकली टू बी इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन इफ दे आर इन नियर फ्यूचर इफ द फैक्टर्स थ्रेटनिंग टू देयर एक्सटिंक्शन कंटिन्यूज। यानी कि अभी उनको कोई खतरा महसूस लग रहा है कि अगर इनका जो एक्सप्लॉयटेशन है या जो इनका यूज है, जो इल यूज है, अगर वो इस तरीके से ही आने वाले समय में भी चलता रहा तो जरूर ये अभी तो एक्सटिंक्ट नहीं होंगे, अभी इनकी संख्या ज्यादा है, लेकिन अगर इनका एक्सप्लॉयटेशन इसी तरीके से बढ़ता रहा, इनका ओवर यूज इस तरीके से जारी रहा, तो आने वाले समय में ये जरूर ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो इनको बोला जाता है vulnerable। Survival of these species is not assured as their population has reduced greatly। यानी कि धीमे धीमे इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, और इसी तरीके से अगर इनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन जारी रहेगा तो इनका
एक्सटिंक्ट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अगले हैं रेयर स्पीशीज। पॉपुलेशन ऑफ दीज स्पीशीज इज वेरी स्मॉल इन द वर्ल्ड। ठीक है, इनकी जो स्पीशीज की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। दे आर कन्फाइंड टू लिमिटेड एरियाज और थिनली स्कैटर्ड एरियाज ओवर अ वाइड एरिया। और इनकी जो स्पीशीज की जो संख्या है वो बहुत कम है और वो बहुत थिनली स्कैटर्ड है, यानी कि वो कहीं कहीं पर पाए जाते हैं बहुत दूर दूर में, वाइड एरिया में। ठीक है, वाइडर एरिया में। चलिए आगे देख लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से समझ लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। बायोडाइवर्सिटी जो है वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने आपको बताया all forms of life are so closely interlinked that disturbance in one gives rise to the imbalance in the others. ये मैं चीज आपको समझा चुका हूं। if species of plants and animals become endangered, अगर वो endangered होते हैं तो they cause degradation in the environment which may threaten human beings own existence. ये मैं चीज आपको बिल्कुल अच्छे से भी समझा चुका हूं इन बातों को। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं आगे क्या है। There is an urgent need to educate people to adopt environment-friendly practices and reorient their activities in such a way that our development is harmonious with other life forms and is sustainable. ठीक है, तो इस तरीके के कुछ अर्जेंट नीड है कि लोगों को एजुकेट किया जाए, उनको एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस के बारे में बताया जाए कि जिस तरीके से क्या हो कि उनका जो डेवलपमेंट है वो अदर लाइफ फॉर्म्स के साथ क्या हो, हार्मोनियस हो, हार्मनी में हो। ठीक है, उनको नुकसान ना पहुंचाया जाए और खुद ब खुद भी वो कैसा हो, सस्टेनेबल हो। ठीक है, there is an increasing consciousness of the fact that such conservation with sustainable use is possible only with the involvement and cooperation of the local communities and individuals. तो इस तरीके की जो हम बात कर रहे हैं कि जो कंजर्वेशन हमने करना है विद सस्टेनेबल यूज, वो ऐसा नहीं है कि वो किसी आप कह दें कि वो सरकार उसके लिए कोई नियम बनाएगी, कोई उसके लिए पॉलिसी लाएगी, कोई कानून लेके आएगी। ये सबको आपको एक कम्युनिटी के लेवल पे, एक लोकल लेवल पर और एक इंडिविजुअल के लेवल पे करना पड़ेगा, तभी ये चीजें जो है वो पॉसिबल हो सकती हैं। ठीक है, फॉर दिस द डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स एट लोकल लेवल इज नेसेसरी। द क्रिटिकल प्रॉब्लम is not merely the conservation of species nor the habitat but the continuation of process of conservation। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने आज, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूं कि सपोज कीजिए आप कहते हैं कि आपको कुछ चीज किसी प्लांट स्पीशीज की आपको एक्सप्लॉयटेशन आज आप कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है जिसके लिए किसी प्लांट की जरूरत है या किसी एनिमल के किसी प्रोडक्ट की जरूरत है, ठीक है, जिससे उसको नुकसान पहुंचता है ऑब्वियसली। तो मान लीजिए कि आप ये बोलते हैं कि चलिए आप साल के उसको 365 दिन यूज करते हैं, तो आप अगर ये कह दें कि मैं उसको साल के 10 दिन यूज नहीं करूंगा तो उससे उसका कोई कंजर्वेशन नहीं होगा। समझ रहे हैं आप बात को? कंजर्वेशन नहीं होगा। कंजर्वेशन को एक दिन करने को कंजर्वेशन नहीं बोलते। ठीक है, जैसे आप कहें, चलिए मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं। ठीक है, इस एनिमल और प्लांट स्पीशीज से अलग हटके सपोज कीजिए कि किसी एरिया में आप कहीं पर रहते हैं, आपके घर में पानी की शॉर्टेज है। ठीक है, पानी कम आता है और वो हमेशा कम आता है। तो आप अगर ये कह दें कि मैं पानी बचा रहा हूं या पानी बचाना चाहिए, अगर आपको ये बोला जाए कि पानी बचाना चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक दिन एक बाल्टी पानी बचा लें। उसको पानी बचाना नहीं कहते, वो सिर्फ आपने उस दिन के लिए किया है। समझ पा रहे हैं? उस दिन के लिए आपने किया है। पानी अगर आपको बोला जाए कि आपको इस एरिया में आपके पानी कम आता है और पानी बचाना है, तो इसका मतलब यह है कि आप रोज उसका किस तरीके से कंजर्वेशन कर रहे हैं या एक जुडिशियल यूज और सस्टेनेबल यूज कर रहे हैं। आप रोज जितनी जरूरत होती है उतना ही पानी का इस्तेमाल करें, वो कह सकते हैं आप कंजर्वेशन है। ठीक है, तो ऑन दी सेम फील्ड उसी तरीके से अगर हम बात करें तो कंजर्वेशन को शुरुआत करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है किसी भी चीज की, प्लांट की या स्पीशीज की, एनिमल स्पीशीज की, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस प्रोसेस को कंटिन्यू करना जो एक है वो एक अपने आप में बड़ी चीज है, एक चैलेंजिंग चीज है, और वही एट द एंड अल्टीमेटली जाके आप कह सकते हैं कि सस्टेनेबल होगी, अगर आप वो जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रखते हैं तो। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद 155 other nations have signed the Convention of Biodiversity at the Earth Summit held at the Rio de Janeiro, Brazil in 1992. ठीक है, The World Conservation Strategy has suggested the following steps for biodiversity conservation. जो वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी है उसने कुछ पॉइंट बताए हैं, कुछ स्टेप्स बताए हैं, आइए इनको जल्दी से देखते हैं। Efforts should be made to preserve the species that are endangered, यानी कि जो स्पीशीज endangered है उनको प्रिजर्व करने के लिए एफर्ट्स डालने चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ एक्सटिंक्शन रिक्वायर्स प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, यानी कि प्रिवेंशन को, एक्सटिंक्शन को बचाने के लिए आपको क्या चाहिए? प्रॉपर प्लानिंग चाहिए और मैनेजमेंट चाहिए। वैरायटी ऑफ फूड क्रॉप्स, फॉरेज प्लांट्स, टिम्बर ट्रीज,
लाइव स्टॉक एनिमल्स एंड देयर वाइल्ड रिलेटिव्स शुड बी प्रिजर्व्ड। ठीक है, जो फूड क्रॉप्स हैं, जो फॉरेस्ट प्लांट्स हैं, फॉरेस्ट प्लांट्स बेसिकली वो होते हैं जो ग्रेजिंग वगैरह के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, टिम्बर ट्रीज हैं, लाइव स्टॉक हैं, एनिमल्स हैं, और उनके जो वाइल्ड रिलेटिव्स हैं उनको प्रिजर्व किया जाना चाहिए। ठीक है, ईच कंट्री शुड आइडेंटिफाई हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड रिलेटिव्स एंड इंश्योर देयर प्रोटेक्शन। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप डोमेस्टिक एनिमल्स की या डोमेस्टिक स्पीशीज की ही प्रोटेक्शन कर रहे हैं, उनके हैबिटेट्स को बचा रहे हैं, बल्कि जो वाइल्ड हैं उनको भी आपको बचाना चाहिए। हैबिटेट्स वेयर स्पीशीज फीड, ब्रीड, रेस्ट एंड नर्स देयर यंग्स शुड बी सेफगार्डेड एंड प्रोटेक्टेड। तो जहां पर भी वो लोग फीड करते हैं यानी कि खाना खाते हैं, ब्रीड करते हैं यानी कि जहां पर उनका ब्रीडिंग पॉइंट होता है, ब्रीडिंग स्पॉट होता है, जहां पर वो रेस्ट करते हैं और जहां पर वो अपने यंग वंस को पालते हैं, उनको नर्स करते हैं, उन हैबिटेट्स को आपको बचाना चाहिए, सेफगार्ड करना चाहिए और प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, और इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स भी रेगुलेटेड। ठीक है, यहां पर ये नहीं लिखा गया है कि बंद कर देना चाहिए, पर वो एक जुडिशियल तरीके से होना चाहिए, एक लीगल तरीके से होना चाहिए, रेगुलेशन के अंडर में होना चाहिए। ठीक है, आगे लिखा गया है टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड प्रोपोगेट द वैरायटी ऑफ स्पीशीज विद इन नेचुरल बाउंड्रीज। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लॉ पास किया था, दैट इज नोन, एक एक्ट पास किया था, दैट वाज नोन एज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, अंडर विच नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज वर एस्टैब्लिश। उसके अंडर में नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज एस्टैब्लिश हुई थी एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स वर डिक्लेयर्ड। इसके बारे में हम यहां पर लिखा गया है, देखिए इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट की जो बुक है वहां पर पढ़ेंगे, तो इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा इतना ही ध्यान रखिएगा कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसके अंडर क्या हुआ है कि नेशनल पार्क्स एंड जो सेंचुरीज हैं, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो एस्टैब्लिश हुई हैं और बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो डिक्लेयर हुए हैं। देयर आर सम कंट्रीज विच आर सिचुएटेड इन द ट्रॉपिकल रीजन। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो ट्रॉपिकल रीजन में है। दे पोजेस अ लार्ज नंबर ऑफ वर्ल्ड्स स्पीशीज डाइवर्सिटी। मैंने आपको बताया कि जो ट्रॉपिक्स के पास है वहां पर डाइवर्सिटी ज्यादा है, तो उन रीजन्स को बोला जाता है, दे आर कॉल्ड मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स। ठीक है, ऐसी 12 कंट्रीज हैं जिनके नाम यहां पर दिए गए हैं, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे कि मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ब्राजील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, माडागास्कर, चाइना, इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ये ऑलमोस्ट सारे के सारे जो कंट्रीज हैं वो ट्रॉपिकल रीजन में हैं। ठीक है, इन विच दीज कंट्रीज आर लोकेटेड। ठीक है, इन ऑर्डर टू कंसंट्रेट resources on these areas that are most vulnerable, the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, that is IUCN, has identified certain areas as biodiversity hotspots। तो वही biodiversity hotspots का मतलब वो areas जहां पर biodiversity बहुत ज्यादा है। ठीक है, डाइवर्सिटी का मतलब अपने आप में वेराइटीज है, लेकिन जहां पर वेराइटीज बहुत ज्यादा है, जो मेगा बायोडाइवर्स रीजन्स है, उन्हीं को बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। अभी वो कौन कौन से हैं अगले पेज में एक मैप दिया गया है, वहां पर छोटा सा देख लेते हैं। हॉटस्पॉट्स आर डिफाइंड अकॉर्डिंग टू देयर वेजिटेशन। ठीक है, वेजिटेशन के अकॉर्डिंग को डिफाइन किए जाते हैं। प्लांट्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज डिटरमाइन द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम। ओके, मोस्ट but not all of the hotspots rely on species rich ecosystem for food, firewood, cropland and income from timber। ठीक है, जैसे कि माडागास्कर का एग्जांपल दिया गया है, about 85% of the plant and animals are found nowhere else in the world। ठीक है, कि माडागास्कर में कुछ इस तरीके के प्लांट्स हैं कि उसमें से 85% प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो दुनिया में और कहीं भी नहीं पाए जाते हैं। अदर हॉटस्पॉट्स इन दी वेल्दी कंट्रीज आर फेसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर्स। ठीक है, द आइलैंड्स ऑफ हवाई, जो हवाई आइलैंड्स है वहां पर मेनी यूनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं दैट आर थ्रेटेन्ड बाय इंट्रोड्यूस्ड स्पीशीज, जो एक्सोटिक स्पीशीज की हम बात कर रहे थे, और लैंड डेवलपमेंट, उसकी वजह से वहां के जो प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज है उनको नुकसान हो रहा है। ठीक है, देखिए यहां पर ये दिया गया है अबाउट दी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, तो यहां पर रीजन्स भी दिए गए हैं मैप में, आप देख सकते हैं। सेंट्रल अमेरिकन हाईलैंड फॉरेस्ट, वेस्टर्न इक्वाडोर एंड कोलंबियन चोको, ट्रॉपिकल एंडीज, सेंट्रल अमेरिकन लोलैंड फॉरेस्ट, अपर गिनियन फॉरेस्ट, एटलांटिक फॉरेस्ट ब्राजील में, ईस्टर्न आर्क माउंटेन्स इन तंजानिया, ईस्टर्न माडागास्कर। इंडिया में आप आते हैं तो देखिए वेस्टर्न घाट्स दिया गया है, ईस्टर्न हिमालयाज दिया गया है, सिंह राजा फॉरेस्ट इन श्रीलंका, इंडोनेशिया, पेनिनसुलर मलेशिया, फिलीपींस, नॉर्दर्न बोर्नियो, क्वींसलैंड और मेलिनेशिया। ठीक है, इन द न्यू सेलिडोनिया। अब मैं आपको इसमें एक चीज बताता हूं कि इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो इंडिया में जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं दे आर 4। ठीक है, और वो 4 कौन कौन से हैं मैं उनका नाम यहां पर लिख देता हूं सो दैट कि आप लोगों को वो चीजें याद रहे।
ठीक है, तो सबसे पहले तो है हिमालय। प्लीज आप चाहें तो ये 4 जो इंडिया के हॉटस्पॉट्स हैं इनका आप नाम याद रख सकते हैं। दैट इज योर हिमालयन रीजन, और स्पेसिफिकली ये हैं द ईस्टर्न हिमालयाज। ठीक है, दूसरा यहां पर है आपके वेस्टर्न घाट्स, वो दिया ही गया है, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, वेस्टर्न, दूसरा है वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स। तीसरा है आपका वेस्टर्न घाट्स में ही आप नीचे को अगर आते हैं तो वहां से इंक्लूडिंग है श्रीलंका। ठीक है, बट दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया, तो इंडिया में सिर्फ वेस्टर्न घाट्स है, बाकी वो नीचे श्रीलंका भी उसमें आ जाता है। ठीक है, अगला है इंडो बर्मा रीजन। ठीक है, इंडो बर्मा रीजन। ठीक है, और जो लास्ट वाला है दैट इज एक रीजन और बोला जाता है जो इधर आपका नीचे की साइड है, जो आपका ये इंडोनेशिया वाला पार्ट है, यह है सुंडा लैंड। ठीक है, और इसमें इंक्लूडिंग है आपका, इसको आप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से एरिया याद रखिएगा, इंक्लूडिंग निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जो इंडिया के निकोबार ग्रुप हैं। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार में से जो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है उनको इंक्लूड करता है ये सुंडा लैंड वाला पार्ट। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इंडिया के, ये है क्या चीज, मैं वो भी लिख देता हूं, दीज आर द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इन चारों को आप नाम को अच्छे से याद रखिएगा। इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं, ये क्या चीजें हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑफ इंडिया, हिमालयन रीजन स्पेशली द ईस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स इंक्लूडिंग श्रीलंका, देन योर इंडो बर्मा रीजन एंड सुंडा लैंड विच इंक्लूड्स द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो ये चैप्टर यहां पर कंप्लीट होता है, ये बुक यहां पर कंप्लीट होती है, ये कोर्स यहां पर कंप्लीट होता है। बहुत जल्द आपसे अगली बुक में के साथ, अगले कोर्स के साथ मुलाकात होगी। ठीक है, जो होगा आपका, मैंने आपको बताया इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी हमारी चल रही है तो जल्दी से उसको कवर कर लेंगे, उसमें बहुत बड़ी बुक वो नहीं है, और उसके बाद हम फिर क्लास 12th पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आई रियली थैंक ऑल ऑफ यू जिन्होंने इस कोर्स में अपना सपोर्ट दिया। उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखेंगे, हम लोगों को सपोर्ट करते रहेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, और भी सब्जेक्ट्स हम बहुत सारे आप लोगों के लिए लेके आएंगे। ठीक है, चाहे आप स्कूल के बच्चे हैं या फिर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर मैं एक चीज़ आप लोगों को और बताऊं कि हो सकता है कि कुछ और स्ट्रीम्स वाले लोग हों जो चिंता करते हों कि उनके लिए कुछ यहाँ पर इस चैनल पे नहीं मिल रहा है, या ये चैनल उनके लिए काम का नहीं है, तो मैं उन लोगों से भी एक अपील करना चाहता हूँ कि ये चैनल जो है अभी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, आप लोगों को भी देख रहे होंगे कि सब्सक्राइबर्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा नहीं है, कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, पर वी आर वर्किंग ऑन इट। ठीक है, हम उस पर डे इन एंड डे आउट फाइट कर रहे हैं, चीज़ें धीमे धीमे हम बढ़ा रहे हैं। आप लोग बिल्कुल एश्योर्ड रहें, मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक बैंकिंग एसएससी का कोर्स भी आने वाला है, क्वांट वगैरह के लिए। ठीक है, यूपीएससी का कोर्स, एक रिवीजन कोर्स चल रहा है, बहुत जल्दी इसमें और भी सब्जेक्ट्स ऐड अप होंगे, और धीमे धीमे हम एक बड़ी कम्युनिटी को बढ़ाएंगे। तो आप लोगों से मेरी एक अपील यह है कि ये ज्योग्राफी का आपने देखा कि जिस तरीके से हमने एक पूरी बुक को बहुत अराउंड 40 लेक्चर्स के आसपास में एक बहुत एक्सटेंसिव तरीके से कवर किया, और आप लोगों ने अपना प्यार, अपना सहयोग इसमें बनाए रखा, आपने अपना सपोर्ट बनाए रखा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब चीज़, ये कोर्स को देखने के बाद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये चैनल जो है अपने आप में, या जो ये कम्युनिटी है, जो एक प्लेटफॉर्म है ओकुल का, वो आप लोगों के लिए वाकई में काम करना चाह रहा है और कर भी रहा है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखिए, ओकुल के नाम को आप लोग आगे बढ़ाइए, इसका प्रचार थोड़ा बहुत आप लोगों को बताइए, लोगों को इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए, इस चैनल के बारे में बताइए कि ओकुल एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर इस तरीके से पढ़ाई होती है। और हम आप लोगों का जितना ज़्यादा सपोर्ट हम लोगों को मिलेगा, हम उतने जल्दी चीज़ों को कर सकते हैं, उतना ज़्यादा हम चीज़ें आप लोगों के लिए और जल्दी जल्दी ला सकते हैं। ठीक है, तो मेरे इन वर्ड्स को प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम लोगों को सपोर्ट कीजिए। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत सारी आने वाली हैं और बहुत जल्दी आएंगी। प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए, लोगों से अपील कीजिए, लोगों को इस चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि आप लोगों ने जो इस चीज़ों को देखा है, आप लोगों ने खुद ये चीज़ चैनल को देखा है, आप लोगों ने यहाँ से चीज़ें पढ़ी हैं, पसंद की हैं, तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पर किस लेवल का जो कंटेंट है वो आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले कोर्स के साथ बहुत जल्दी। चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मैं फिर से कहूँगा, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी की पूरी सीरीज इस ज्योग्राफी की क्लास 11th की जो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। 40+ लेक्चर्स इसमें आ चुके हैं और हम आगे जाके इसमें और बुक्स भी कवर करेंगे। तो प्लीज़
वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशंस मिस ना हो। कोई भी सजेशन, पूरे के पूरे कोर्स कंप्लीट हो चुका है तो पूरा का पूरे कोर्स को लेकर, किसी भी वीडियो को लेकर कोई भी कमेंट, कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक है तो प्लीज बेझिझक होके नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आपके फीडबैक्स का हमें जरूर इंतजार रहता है, हमेशा इंतजार रहता है। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे कुछ बात कहना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, वहां पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते, ट्विटर पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और आप हमें हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी लिख सकते हैं। लोग हमें हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी बातें बताते हैं, अपने सजेशंस, अपने सुझाव देते हैं। वहां पर भी हम उनसे लोगों से जुड़े हुए हैं, आप वहां पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाके आप हमसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले कोर्स के साथ बहुत जल्द, एक नई बुक के साथ, एक नई शुरुआत करते हैं। तब तक के लिए प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।